अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण और पानीपत का तीसरा युद्ध तथा मुगल साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली अच्छे कुल का अफगान पदाधिकारी था। नादिर शाह उसका बहुत आदर करता था। उसने एक बार कहा था कि मैं अहमद शाह अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में नहीं देखा। 1747 में नादिर शाह का वध कर दिए जाने पर अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन बैठा और उसने अपने सिक्के भी चला दिए। शीघ्र ही उसने काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखी। उसने 50,000 सेना एकत्रित की और नादिर शाह के अवैध उत्तराधिकारी के रूप में पश्चिमी पंजाब पर अपना दावा किया। उसने पंजाब पर आक्रमण किया और पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा। 1748 में उसका पंजाब पर प्रथम आक्रमण असफल रहा, परंतु वह सुगमता से हार मानने वाला नहीं था। 1749 में उसने पुनः आक्रमण किया और पंजाब के गवर्नर मुइन उल मुल्क को परास्त किया, परंतु 14,000 रुपये वार्षिक कर के वचन देने पर वह लौट गया। नियमित रूप से वह रुपया न मिलने पर उसने 1752 में पंजाब प्रांत पर आक्रमण किया। सम्राट अहमद शाह ने नादिर शाह की नाई पुनः लूटे जाने के डर से उसे पंजाब तथा सिंध का प्रदेश दे दिया। नवंबर 1753 में मुइन उल मुल्क की मृत्यु हो गई और पंजाब में अव्यवस्था फैल गई। वजीर इमाद उल मुल्क ने अदौना बेग खान को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। अहमद शाह अब्दाली ने इसे पंजाब के काम में हस्तक्षेप बतलाया और नवंबर 1756 में वह भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर उसमें प्रवेश कर गया। जनवरी 1757 में वह दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा और आगरा तक लूटमार की। अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमाद उल मुल्क को वजीर और रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को सम्राट का अमीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया। मार्च 1758 में 17 है भाई, पेशवा रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा और उसने नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया। फिर पंजाब को लूट और अंत में अदीना बेग खान को अपनी ओर से पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर लौट गया
अब्दाली मराठों की उदंडता का बदला लेने के लिए पुनः भारत आया। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठों की पूर्ण हार हुई। अहमद शाह अब्दाली का अंतिम आक्रमण 1767 में हुआ। अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य के पतन की गति और तेज हो गई। उसके बार बार आक्रमण करने से मुगल साम्राज्य का खोखलापन और भी स्पष्ट हो गया। देश में अराजकता और गड़बड़ी फैल गई। मुगल सम्राट की शक्तिहीनता का उदाहरण यह था कि सम्राट शाह आलम द्वितीय 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका और केवल मराठा सेना ही 1772 में उसे दिल्ली लिवा आई और सिंहासन पर बैठाया। रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला, उसके पश्चात उसका पुत्र जाब्ता खान और फिर उसका पोता गुलाम कादिर दिल्ली में एकमात्र स्वामी थे। 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर ने राजमहल में प्रवेश कर शाह आलम को सिंहासन से उतारकर उसकी आंखें निकलवा दी, परंतु 17 अक्टूबर 1788 में महादजी सिंधिया ने पुनः सम्राट की ओर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया और फिर 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और शाह आलम कंपनी का पेंशनर बन गया। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण औरंगजेब का उत्तरदायित्व, इसमें सबसे बड़ा कारण जो है औरंगजेब का उत्तरदायित्व है। यद्यपि मुगल साम्राज्य का अधिकतम विस्तार औरंगजेब के काल में रहा, परंतु वह एक पानी के बुलबुले की नाई ही था। मुगल साम्राज्य की सीमाएं ऐसी हो गई थी कि देश पर पूरा अधिकार बनाए रखना असंभव था। संचार साधन इतने कम थे कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की तो बात ही क्या, औरंगजेब के बस की बात नहीं थी। औरंगजेब का निजी जीवन निष्कलंक था, फिर भी वह एक राजा और राजनीतिक के रूप में असफल रहा। और अकबर द्वारा आरंभ की गई और उसके दोनों उत्तराधिकारियों द्वारा अनुसरित उत्तम राजनीति के सिद्धांत, धार्मिक सहनशीलता और सद्भाव ऊंचे पदों के द्वारा योग्य व्यक्तियों के लिए खुला रखना, इसने त्याग दिया। उसकी व्यवस्थाएं कुछ भी क्यों न हो, औरंगजेब ने राज्य का इस्लामी रूप, जिसे उसके पूर्वजों ने परिवर्तित कर दिया था, पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसकी धर्मांधता की नीति का परिणाम उल्टा हुआ। वह बहुत सीमा तक असंतोष उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी था। सिखों, जाटों, बुंदेलों, राजपूत और मराठों ने विद्रोह किए। औरंगजेब इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय से कम मूर्ख नहीं था। वह गधा जिसने मांस के लिए 3 देशों का राज छोड़ दिया था, जेम्स द्वितीय की भांति शत्रु बनाने में औरंगजेब निपुण था। उसकी धर्मांधता की नीति के कारण भारत में मुगलों के सबसे बड़े समर्थक राजपूत उसके शत्रु बन गए। जजिया पुनः लागू करने तथा अन्य सामाजिक
अपमानों के कारण सतनामी, बुंदेल और जाटों ने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब के निःशक्त उत्तराधिकारी, अगली हेडिंग औरंगजेब के निःशक्त उत्तराधिकारी। मुगल साम्राज्य एक तांत्रिक था और उसमें सम्राट का व्यक्तित्व विशेष महत्व रखता था। एक शक्तिशाली सम्राट के अधीन सब कुछ ठीक चल सकता था, परंतु जब शक्तिहीन उत्तराधिकारियों का तांता लग गया तो यह दुर्बलता शीघ्र ही प्रशासन के प्रत्येक भाग में स्पष्ट हो गई। बस औरंगजेब के पश्चात सभी मुगल सम्राट दुर्बल और इस कारण आंतरिक तथा बाह्य परिस्थितियों को नहीं संभाल सके। सिंहासन पर बैठने के समय बहादुर शाह, जिसका नाम था मुअज्जम, और बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी, औरंगजेब का लड़का था, अपने भाइयों को मार करके 63 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। वह साम्राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखने में असमर्थ था। वह सब दलों को पसंद रखने की चेष्टा में सरदारों को बड़ी बड़ी उपाधियां देता रहा। लोग उसे साहे बेखबर के नाम से पुकारते थे। जहांदार शाह एक लंपट मूर्ख था। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आईएएस में, पीसीएस में, एसआई में, एनडीए में, एसएससी में, रेलवे में, तमाम जगह, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़ें। फर्रुखसियर एक घृणित कायर था। मोहम्मद शाह अपना अधिकतम समय पशुओं को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता, मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि रखने के कारण लोग उसे रंगीला कहते थे। अहमद शाह ने तो विषय वासनाओं में अपने पूर्वजों को मात दे दिया। उसका हरम तो एक वर्ग कोश में फैला हुआ था, जहां पुरुषों को आने की अनुमति नहीं थी। कई बार तो एक सप्ताह भर अथवा एक मास तक स्त्रियों के पास पड़ा रहता था। अहमद शाह ने प्रशासन में उसी प्रकार की मूर्खताएं की। मुगल अभिजात वर्ग का पतन। पुराना कथन है कि जब सोना चांदी ही मोर्चा खाए तो लोहा क्या करेगा। सम्राटों की देखा देखी अभिजात वर्ग में भी परिश्रमी और कठोर सैनिक जीवन छोड़ दिया। वह वीर योद्धाओं के स्थान पर रसिक प्रियतम बन गए। किसके हरम में कितनी अधिक स्त्रियां हैं, इसकी होड़ लग गई और शराब में अपना समय व्यतीत करने लगे। बैरम खां, मुजफ्फर खां, खान अब्दुल रहीम, महावत खां, आसिफ खान, सैदुल्ला खान जैसे वीर साम्राज्य की सेवा में के लिए नहीं मिलते थे। उत्तरकालीन मुगलों को अभिजात वर्ग बेईमानी, झूठ, मक्कारी, चापलूसी इतिहास में एक दूसरे से बढ़कर था, और इसका मेन कारण जो मुगलों के पतन का है वो मराठों का उत्थान है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बाहरी कारण जो इन साम्राज्य को ले डूबा हुआ था पेशवाओं के अधीन मराठों का उत्थान। पेशवाओं ने पश्चिम भारत में मराठा शक्ति को समेकित किया और प्रादेशिक शक्तियों द्वारा मुगलों पर प्रहार किया। उन्होंने बृहत्तर महाराष्ट्र की नीति अपनाई और हिंदू पद पादशाही का आदर्श अपने सम्मुख रखा। हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य मुस्लिम राज की क्षय द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। अब परिस्थितियां कुछ बदल चुकी थी। मराठे आक्रामक बन गए थे। मुगल सम्राट, उनके सूबेदार, रक्षक। मराठा प्रसार का तूफान उठता ही चला गया और शीघ्र ही उसने उत्तरी भारत को भी अपनी लपेट में ले लिया। एक समय
भारत की राजनीति में मराठे ही सबसे शक्तिशाली थे। यही भारत को विदेशी आक्रांता अब्दाली से बचाना चाहते थे और सदाशिव भाऊ ने 1759 में, महादजी सिंधिया ने 1772 में शासन निर्माता की भूमिका निभाई। मराठे भारत में कुछ स्थायी सरकार बनाने में असफल रहे तो भी उन्होंने मुगल साम्राज्य के विघटन में बहुत योगदान दिया। उन्होंने मुगलों के पतन में बहुत बड़ा योगदान दिया और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मुगलों का स्थान मराठे लेंगे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के आगे मराठे नहीं चल पाए और मराठे अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।